हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, हम जूनियर असिस्टेंट का जो ये एग्ज़ाम हुआ था 1262 पद के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये जो जीएस वाला पोर्शन है उसका यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे। इस एग्ज़ाम को मैंने भी दिया था फ्रेंड्स, और मैंने क्वालिफाई भी किया है इसको, और एग्ज़ाम के साथ साथ में टाइपिंग भी मैंने क्वालिफाई की है इसकी, और आगे की जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन की है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, काफ़ी टफ पेपर आया था ये, आप जानते ही होंगे कि कट ऑफ और कितनी रही है, कैसा क्या है। तो देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन जो आया था वो आया था, कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर था हमारा छत्तीसगढ़। इसमें दरअसल प्रश्न में ये पूछ रहा था कि भाई, एक कोया जो सिल्क है वो एक रेशम कीट से प्राप्त होता है, और उस रेशम कीट का क्या नाम है, एंथेरिया माइलिटा, वो किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में पाई जाता है ये, और ये जो है ये सुनहरा किस्म का होता है, मतलब कि जो गोल्डन टाइप का जो कलर होता है, उस तरह का कलर होता है इस सिल्क का। ये जंगली कीड़ा है एक प्रकार से, और छत्तीसगढ़ में पाला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा अगर रेशम की और बात करें हम, तो रेशम में अगर भारत की पूरी बात करें तो भारत सेकेंड नंबर पे है उत्पादन में रेशम का। फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, चीन है। और चाइना देखिए बहुत पहले से ही रेशम के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि आपने नाम सुना होगा रेशम मार्ग, यानी सिल्क रूट। जो सिल्क रूट था वो सिल्क रूट इसीलिए नाम दिया गया था क्योंकि चाइना से इस सिल्क का निर्यात किया जाता था, जो कि अगर हम देखें कि जो यूरोप के देश हैं या फिर जो अरब के देश हैं, वहाँ के लिए निर्यात किया जाता था। चाइना के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में सिल्क निर्यात किया जाता था, तो इसीलिए इसका नाम सिल्क रूट भी पड़ा था। अब यदि भारत की हम बात करें कि भारत में जो सिल्क के नंबर 1 उत्पादन में कौन है, तो वो है देखिए कर्नाटक। कौन है, कर्नाटक। कर्नाटक नंबर 1 का उत्पादक है। और यहाँ पर जो सिल्क पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो सिल्क पाया जाता है वो जो शहतूत के मतलब पत्तों में जो पाला जाता है जो कीड़ा, वो वाला पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। बाकी देखिए, टसर भी पाया जाता है, टसर रेशम है, मूंगा रेशम है, और हमने देखिए कोसा सिल्क को भी देखा, कोसा सिल्क भी पाया जाता है। तो ये स्पेसिफिक टाइप के सिल्क हैं जो कि बल्क में ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन ये कुछ विशेषकृत हैं, और ये निर्यात भी इनका काफ़ी होता है। तो इस प्रकार अब देखिए, जो रेशम कीट पालन है तो इसको कहते भी क्या है, इसको है सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर। अब ये सब चीज़ें देखिए क्यों बताई जा रही हैं, क्योंकि आप देखिए प्रश्न जो हैं, प्रश्न काफ़ी टफ आते हैं, एक प्रश्न के अंदर कई प्रश्न इसमें से छिपे होते हैं। अगला देखिए प्रश्न था, सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, निम्न में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है। तो ये क्या होता है कि एक हमारा फोटोवोल्टेइक सेल होता है। फोटोवोल्टेइक सेल जो होता है, ये सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है। और ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, फिर इसका उपयोग जो है कई सारे उपकरणों में आसानी से किया जा सकता है। अब इस प्रश्न में देखिए, कभी कभी प्रश्न ये पूछ सकता है कि पूरी पृथ्वी में जो प्राथमिक स्रोत है ऊर्जा का वो कौन सा है, तो सूर्य है। देखिए, सूर्य पृथ्वी का जो प्राथमिक एनर्जी स्रोत है वो यही है। अब ये वाला जो प्रश्न है देखिए, ये पीसीएस में भी, यानी लोक सेवा आयोग है, उसने भी कई बार पूछा है कि धरती का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कौन है। तो प्राथमिक ऊर्जा जो स्रोत है वो कौन सा है, सूर्य है। तो देखिए, इस प्रश्न में ही देखिए इसने क्या किया है कि एक प्रश्न के अंदर कई प्रश्न और फिर उसको डिटेल करके पूछा है। अगला प्रश्न देखिए क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से हाल में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो ये देखिए करंट का प्रश्न था। तो ये भवानी देवी हैं, तो भवानी देवी तलवारबाजी में उस समय उन्होंने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, एशियाई चैंपियनशिप में, तो इसलिए यहाँ पे आया था। आप देखेंगे कि कम से कम 4 प्रश्न या लगभग 4 से 5 प्रश्न जो हैं वो करंट अफेयर से भी जुड़े हुए थे, जो ये प्रश्न पत्र उस समय आया था। अगला देखिए प्रश्न आया था कि उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये भी करंट का क्वेश्चन था। तो उस समय एक अनुसंधान चिंतन शिविर लगाया गया था डीआरडीओ के द्वारा। तो डीआरडीओ के द्वारा मतलब उस समय रिसर्च के लिए रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए या अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक शिविर लगाया गया था,
उसी शिविर का यहाँ पर नाम पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए था क्या था, हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस विदेशी मित्र देश की नौसेना को उनकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1991 में कमीशन किया गया खुखरी क्लास का युद्धपोत INS किरपान उपहार में दिया गया? तो ये भी करंट का क्वेश्चन था और इसका सही ऑप्शन था वियतनाम। ये है क्या, देखिए हमने खुखरी क्लास का हमारे पास एक युद्धपोत था जिसका नाम क्या था INS किरपान, उसको हमने अपने यहाँ पर कमीशन किया था 1991 में, मतलब उसको हमने यूज किया था, शुरू कर दिया था उसका काम। इसी को हमने दे दिया था किसको, वियतनाम को। वियतनाम चूँकि देखिए उस वो जो हमारा चाइना वाला जो क्षेत्र है और चाइना में भी जो दक्षिण चीन सागर है, तो दक्षिण चीन सागर की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए हमने अपना ये जो युद्धपोत था ये वियतनाम को दे दिया था, ताकि ये वहाँ पर क्या कर सके कि निगरानी प्रक्रिया अपनी थोड़ा सा बढ़ा सके। अगला प्रश्न आया था कि भारत में मानहानि को IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया? तो मानहानि को IPC की किस धारा में परिभाषित किया गया है, ये प्रश्न था। इसका उत्तर था धारा 499। अब देखिए ये प्रश्न वैसे तो बहुत स्टैटिक और एकदम से मतलब अतरंगी टाइप का है, लेकिन ये पूछा क्यों गया था उस समय? देखिए एक चीज़ चर्चा में क्या थी, चर्चा में ये थी कि जो राहुल गांधी जो है, तो राहुल गांधी को 2 वर्ष की सज़ा सुना दी गई थी गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर मतलब रिजेक्ट कर दिया था। और ये मामला कौन सा था, ये मानहानि का ही मामला था उसमें, कि भाई इन्होंने कुछ ऐसा बोला वैसा बोला और इस तरह से राजनीतिक वजहों से उनको यहाँ पर बैन कर दिया गया था। ये 2 साल की सज़ा, 2 साल की यदि सज़ा होती है, ये 2 से ज़्यादा की या 2 साल की, तो फिर चुनाव लड़ने के लिए 6 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। तो वहाँ पर ये जो धारा थी करंट में उस समय ये काफ़ी प्रचलन में थी, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था। तो IPC की धारा ये 499 है, ये मानहानि से जुड़ी हुई है। अब देखिए IPC जो है, इंडियन पेनल कोड जो है, ये 1860 में अंग्रेज़ों द्वारा लागू किया गया, लाया गया था और अंग्रेज़ों ने इसको भारत के मतलब शासन में या भारत को की जनता को कंट्रोल करने के लिए अपने हिसाब से ये लाई थी। हालांकि देखिए 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में एक बदलाव किया गया है। वो बदलाव ये किया गया है कि ये जो IPC थी यानी कि भारतीय दंड संहिता, इसको बना दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता से अब इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है, मतलब बदल दिया गया है और हमने कई सारे जो नियम है उनमें बदलाव कर दिया है और इसको भारतीय दंड संहिता जो थी इसको हमने अब क्या नाम दे दिया है, भारतीय न्याय संहिता, हमने इसको नाम 2023 में दे दिया है। अगला देखिए प्रश्न आया था कि नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई जो त्यौहार है ये फसल उत्सव है और ये मनाया कहाँ जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। अब देखिए नुआखाई को थोड़ा सा अगर हम समझें, नुआ, देखिए नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब यहाँ आप समझिए खाने से, मतलब नया खाना। क्या होता है कि जो मुख्यतः सारे जो जनजाति के लोग हैं या कुछ वैसे भी जो लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब भी कोई नई फसल आती है तो नई फसल को पहले खुद नहीं खाते वो लोग, वो क्या करते हैं कि एक उत्सव का आयोजन करते हैं, उसमें नए जो अनाज पैदा हुए हैं उन अनाजों से कुछ पकवान, कुछ चीज़ें बनाते हैं और फिर इनको अपने जो देवता होते हैं उनको यहाँ पर चढ़ाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, इसके बाद वो खुद उसको खाते हैं। तो वही ये फसल से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है जिसका नाम यहाँ पर नुआखाई दिया गया है और ये उड़ीसा में जो है काफ़ी प्रचलित रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए प्रश्न था, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? इसका देखिए आंसर था उत्प्रेषण। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ ये रहा है कि भाई जो उत्प्रेषण है वो किससे संबंधित था, तो वो सूचित होना या प्रमाणित होना से संबंधित है। ये है क्या फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स रिट। अब देखिए क्या है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो 5 तरह की रिट जो है वो जारी कर सकता है। 5 तरह की जो रिट होती हैं उनमें से होता है, देखिए कौन सा, एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध और फिर होता है उत्प्रेषण और इसके बाद में होता है अधिकार प्रक्षा। तो इस प्रकार से ये जो 5 तरह की रिट हैं वो जारी की जाती हैं।
अब 5 तरह की जो रिट जारी करते हैं, तो उसमें देखिए एक जो पहली रिट हमने बात की कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, इसका मतलब क्या है कि बंदी को प्रत्यक्ष रूप में प्रेजेंट करो। भाई आपने अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है और बिना नियम के बंदी बना लिया है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उपस्थित करना पड़ेगा। वो भले ही पुलिस पकड़ के जैसे किसी को ले जाए लेकिन बिना कानून के उसको बंद किए है, उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं कर रही है। अगर किसी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट अगर डाल दी, तो कोर्ट आदेश करेगा कि भाई इसको क्या करो कि भाई प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने उपस्थित करो, ताकि हम जान सकें कि ये दोषी है कि नहीं है, और है तो इसको सज़ा कैसे दी जाए। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है इसमें परमादेश। तो देखिए परमादेश क्या होता है कि इसमें से भाई आदेश देता है, जो हाई कोर्ट है या अपर कोर्ट है, वो किसी को क्या करती है कि आदेश देती है कि भाई ऐसा करो। प्रतिषेध क्या होता है, देखिए प्रतिषेध ये होता है कि भाई जो अपर कोर्ट है वो नीचे वाली कोर्ट को, अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें से संवैधानिक विवेचना की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पर क्या करेगा कि उसको क्या कर देगा, यहाँ पर सूचित होना यानी प्रमाणित होना। वो कहेगा भाई हमें सूचित करो कि ये चीज़ आप जो किए हो, कर रहे हो, सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये इसका आपके पास मतलब जो इंटरप्रिटेशन का हिसाब है वो कैसा है। तो ये जो है ये उत्प्रेषण से संबंधित यहाँ पर प्रतिषेध से संबंधित होता है। और प्रतिषेध और ये उत्प्रेषण जो है दोनों के दोनों यहाँ पर किसके लिए जारी किया जाए, अपर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के लिए यहाँ पर जारी करता है। अधिकार परीक्षा जो है इसमें से लास्ट वाला होता है फ्रेंड्स। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि अगर किसी ने अधिकारी ने कोई काम किया है, तो उससे पूछा जाएगा कि आपने ये जो काम किया है आपने किस अधिकार के तहत किया है, आपकी अथॉरिटी थी कि नहीं थी इस काम के लिए। तो ये अधिकार परीक्षा इस तरह से जुड़े होते हैं। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न आया था, IHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीतिक, प्रत्याशित और व्यावहारिक अनुसंधान के लिए एक केंद्रक अभिकरण यानी कि नोडल एजेंसी है। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या था कि कर्नाटक राज्य में भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान, ये जो है एक इसने नोडल एजेंसी के रूप में जो मतलब अनुसंधान के रूप में काम करती है। तो ये कहाँ पे है, कर्नाटक में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए आया था कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। इसका सही उत्तर था बारदोली आंदोलन। अब देखिए क्या था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली में इन्होंने एक सत्याग्रह किया था। कितने में 1928 में इन्होंने एक सत्याग्रह किया था, जिसमें क्या हुआ था कि भाई किसानों की कर वृद्धि कर दी गई थी। अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि किसानों के ऊपर अधिक कर लगा दिया था, पैदावार ना हो रही थी, और मान लीजिए कि सूखा भी पड़ा था, कुछ भी हो लेकिन कर तो देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आंदोलन चलाया गया, जिसको बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना गया। इसमें सरदार पटेल ने अपनी बहुत महती भूमिका निभाई, और इस महती भूमिका की वजह से वहाँ की जो स्त्रियाँ थीं, उन्होंने गांधी जी के मतलब माध्यम से इनको सरदार की उपाधि दिलाई थी, सरदार की उपाधि दी थी। तभी हम वल्लभ भाई पटेल के आगे सरदार लगाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न आया था कि निम्नलिखित भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था, और इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल है। तो ये इसका ऑप्शन अपना था कालका शिमला रेलवे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे था। ये अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया गया था। अब देखिए ये है क्या, दरअसल क्या है कि 2008 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर लिया था। क्यों? क्योंकि भाई देखिए ये जो कालका शिमला है, देखिए कालका कहाँ पे है, ये है हरियाणा में, और शिमला तो आप जान रहे हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश में है। तो ये एक ट्रेन की पटरी है जैसे, तो ये जिस जिस जगह से होके जाती है वहाँ बहुत ही मनोरम दृश्य हैं फ्रेंड्स, और मनोरम दृश्यों की वजह से इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर के उसमें भी शामिल कर लिया गया था। तो काफ़ी सुंदरता के हिसाब से और उसके हिसाब से ये यहाँ पर कालका शिमला रेलवे जो है महत्वपूर्ण थी, इसीलिए यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया था। अगला देखिए प्रश्न था विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र, जिसमें पशुदंत कथाएं और कहानियाँ शामिल हैं, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित हैं, जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी।
अब देखिए इसमें से ये पूछा गया है कि भाई जो पंचतंत्र की किताब जो लिखी गई थी वो किस भाषा में लिखी गई थी। तो सिंपल सा है कि ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और इसको लिखा किसने था, देखिए विष्णु शर्मा। अब देखिए एक प्रश्न में कई प्रश्न है, देखिए क्या है, वो पूछ सकता था कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है, या पूछ सकता था कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो भी देखिए विष्णु शर्मा हो जाता है। या फिर ये कहता कि भाई जो पंचतंत्र है उसमें से क्या मौजूद है, किसी मतलब राजा का युद्ध है, ये है, इस तरह का पूछता, और उसमें एक ऑप्शन होता कि दंत कथाएं और कहानियां हैं, तो ये भी देखिए यहाँ पर हो सकता था। इसके बाद उसने पूछा क्या है, ये पूछा है कि भाई वो किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए को कितना गहराई से प्रश्न पूछ रहा है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम जाने तो तीसरी सदी में विष्णु शर्मा, देखिए विष्णु शर्मा और विष्णु गुप्त दोनों अलग अलग हैं। विष्णु शर्मा जो हैं ये पंचतंत्र के लेखक हैं, लेकिन विष्णु गुप्त जो है वो चाणक्य हैं। चाणक्य का ही दूसरा नाम क्या है, विष्णु गुप्त है, और कौटिल्य भी उसको कहते हैं। और उन्होंने जो मतलब काम किया है वो मौर्य साम्राज्य में बहुत अच्छा काम किया है। ये कहें कि मौर्य साम्राज्य को इस्टेब्लिश करने में जो चाणक्य है उन्होंने अपनी भूमिका मतलब महती भूमिका निभाई है, ये कहा जा सकता है। तो फिलहाल देखिए जो पंचतंत्र है ये तीसरी सदी में विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था, और ये जो किताब है इसको 5 भागों में बांटा गया था। 5 भागों में अगर हम समानता देखेंगे, जैसे मित्र भेद था, मित्र लाभ था, और इस तरह से कई चीज़ें इसमें से शामिल थीं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें से कहानियाँ हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ सब ने देखिए सुनी होंगी आपने, मोबाइल में भी या कई जगह मोगली वाली कहानी भी देखी होगी, सुनी होगी। तो ये सब उसी से प्रेरित कहानियाँ हैं, और कहानियों के माध्यम से जीवन दर्शन जो है इसमें से बहुत ही मर्मज्ञ ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है। अगला देखिए अपना प्रश्न था कि भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताएं जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने भंडार जो हैं इसमें से, तो वो क्या है, देखिए सोना, चांदी, रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारी देखिए जो कंचनजंगा है, तो कंचनजंगा जो श्रेणी है ये महान की मतलब कंचनजंगा श्रेणी, इसको माना जाता है कि यहाँ पर 5 खजाने हैं। 5 खजाने इस हिसाब से भी इसको देखिए माना जाता है कि यहाँ पर भाई सोने चांदी की खाने हैं, इसके साथ साथ में रत्न हैं, और यहाँ पर बहुत सारी औषधियाँ भी हैं। और कंचनजंगा जो है देखिए ये सिक्किम में है। सिक्किम वाला जो क्षेत्र है बहुत ही शांत क्षेत्र है, और सिक्किम जो है ये जो ऑर्गेनिक स्टेट है ना, मतलब कि पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। ऑर्गेनिक स्टेट मतलब ये जो उत्पादन अपने यहाँ करता है ना कृषि में, तो सब ऑर्गेनिक ढंग से करता है, मतलब कि रासायनिक ना तो खादें डालता है, ना रासायनिक कीटनाशक डालता है, पूर्णतः ये ऑर्गेनिक ढंग से करता है। और ये कंचनजंगा वाला जो पूरा क्षेत्र है ये औषधियों के लिए भंडार है। ये कह सकते हैं कि जो औषधि वैज्ञानी हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी वहाँ की प्रयोगशाला है एक प्रकार से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहीं पर देखिए 5 ये खजाने जो हैं कहा जाता है कि कंचनजंगा में अवस्थित हैं। ये प्रश्न आया था। अगला देखिए प्रश्न आया था, निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपातों और उनसे संबंधित राज्यों को मिलान करना था। मतलब एक तरफ जलप्रपात हैं और दूसरी तरफ वो किस राज्य में अवस्थित है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए इसमें पहला जो जलप्रपात का नाम दिया है वो दिया है मैगोड। मैगोड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, यह है केरल में। नोहकलिकाई जो है ये तमिलनाडु का जलप्रपात है। मीनमुट्टी जलप्रपात मेघालय का है, और थलैयार जो है ये कर्नाटक का है। अब देखिए ये जो जलप्रपात हैं इनको पढ़िए फ्रेंड्स, ये साधारण जलप्रपात नहीं है। मतलब कि प्रश्न जो पूछा गया है ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ही आसानी से टैकल किया जा सके, है ना, काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको जो आगे पढ़ाई भी करनी है फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छी करनी है। मतलब कि सिर्फ सुपरफिशियली हम वन लाइनर पढ़ते जाएं, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा हमें डिटेल में भी पढ़ना होगा, तभी अच्छा मार्क्स आप ला पाएंगे। तो ये इस तरह से देखिए था। अगला प्रश्न इसमें से देखिए आया है कि वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम के शुभंकर यानी कि मैस्कॉट के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था। अब ये कहा गया है कि भाई 1982 में नई दिल्ली में एक खेल का आयोजन हुआ था। उस खेल आयोजन का क्या नाम था जिसमें एक मैस्कॉट जो है वो अप्पू हाथी को बनाया गया था। तो ये एशियाई खेल हुए थे फ्रेंड्स उस समय 1982 में, और ये दिल्ली में आयोजित किए गए थे। और ये जो आयोजन था दिल्ली में दूसरा आयोजन था, क्योंकि जो एशियाई खेल हैं इसके पहले दिल्ली में आयोजित हुए थे 1951 में, और 1951 में ये आयोजित होने वाले
एशिया के जो खेल थे, एशियाई खेल, ये पहला संस्करण था इसका। फिर दूसरा संस्करण देखिए मतलब दोबारा जब दिल्ली में आयोजित किए गए तो वो 1982 का टाइम था, और इस समय 1982 में अप्पू हाथी को मैस्कॉट बनाया गया था। अगला देखिए इसमें प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है जिसका पहला महीना डॉट डॉट है, और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष अपनाया गया था। तो भारतीय कैलेंडर जो है, जिसको हम शक संवत पर आधारित समझते हैं, यह शक संवत पे जो आधारित है, इसका पहला महीना कौन सा होता है? इसका पहला महीना होता है चैत्र। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जनवरी फरवरी जिसके महीने होते हैं, तो वो जो कैलेंडर है उसके कैलेंडर के हिसाब से, और हमारा जो भारतीय शक संवत वाला कैलेंडर है, देखिए जो भारतीय शक संवत वाला कैलेंडर है फ्रेंड्स, ये जो कैलेंडर है ये भारत द्वारा अपनाया गया है। और ये शक शासक जो था जिसका नाम था कुषाण, तो कुषाण ने एक कैलेंडर जारी किया था 78 ईसा में। कितने में? 78 ईसा में। 78 ईसा में इसने एक कैलेंडर जारी किया, या कहें कि मतलब संवत चालू किया, जिसको हम शक संवत के नाम से जानते हैं। अगर अभी मैं वर्तमान की बात करूं कि भाई वर्तमान में कौन सा मतलब संवत चल रहा है, तो 1947 संवत चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो कैलेंडर होगा ये पीछे होगा 78 साल। किससे? जो हमारा जो अंग्रेजी कैलेंडर चल रहा है, ग्रेगोरियन जो कैलेंडर चल रहा है, उससे 78 वर्ष क्या होगा, ये पीछे होगा। तो इसके जो महीने चलते हैं जनवरी फरवरी चलते हैं, लेकिन हमारा जो शक संवत वाला कैलेंडर है उसके चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, है ना, श्रावण, भादों, इस तरह से चलते हैं। तो ये मैच कहाँ करता है? तो ये मैच देखिए कैसे करता है कि भाई 22 मार्च को जो है मुख्यतः हमारा जो चैत्र वाला महीना होता है वो शुरू हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर लीप वर्ष हो गया तो ये 21 मार्च को शुरू होता है। 21 मार्च को चैत्र की जो है ये पहला यहाँ पर तिथि होती है। और इसकी तिथियों में देखिए हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि मतलब जैसे पूर्णिमा हो गई, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से करके कैलकुलेट करते हैं। उसकी हम जो तिथियां हैं शक संवत वाली ऐसी कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलेंडर था जो कि हमारा शक संवत से संबंधित था। और शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? देखिए ये चैत्र होता है। और ये चैत्र जो है ये मैच करता है किससे? 22 मार्च से, या फिर लीप ईयर के टाइम पे 21 मार्च पे। अगला देखिए प्रश्न पूछा था कि फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के किनारे है? तो देखिए ये जो किला है फ्रेंड्स, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, मतलब ये तुगलक वंश का था। ठीक है, तुगलक वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत से देखिए जुड़ा हुआ है। भाई हमारी जो दिल्ली सल्तनत है वो दिल्ली सल्तनत यहाँ पर जो चली, जिसमें से देखिए कि गुलाम वंश है, और फिर खिलजी वंश है, फिर इसके बाद तुगलक वंश है। ये जो वंश चले थे, तो इसी में से तुगलक, जो फिरोज तुगलक था एक, फिरोज तुगलक ने ये एक किला बनवाया था, फिरोज शाह का किला। और ये फिरोज शाह का जो किला है ये यमुना नदी के किनारे बनाया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे यहाँ पर बसा हुआ है। तो इसको इस तरह से भूगोल के हिसाब से भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न आया था कि राज्य और उसके राज्य पक्षी के संबंध में सही जोड़ी को पता लगाना है, या सही मतलब बताना है। तो महाराष्ट्र का एक जो राज्य पक्षी है वो है पीले पैरों वाला हरा कबूतर, जिसको हम कहते हैं हरियल। तो ये जो हरियल पक्षी है फ्रेंड्स, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है। अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है? क्रॉन्च या सारस पक्षी है ना। तो क्रॉन्च या सारस जो पक्षी है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी यहाँ पर है। अगला देखिए प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी के एक भक्ति कवि के नाम पर रखा गया है? मतलब कि केरल का एक सम्मान है जो कि केरल का सर्वोच्च सम्मान है, वो 16वीं शताब्दी के एक कवि हुए हैं वहाँ के, उनके नाम पे रखा गया है। उसका नाम क्या है? उसका देखिए नाम है यहाँ पर एजुथाचम पुरस्कारम। तो एजुथाचन जो है, एजुथाचन,
एजुथाचन पुरस्कारम ये कवि के नाम पे रखा गया पुरस्कार है जो कि केरल से संबंधित है। अगला देखिए प्रश्न था, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मसौदा यानी कि एक ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नियम 2023 जारी किया गया है और इस ड्राफ्ट के अनुसार यहाँ पर देखिए खाली स्थान था के अनुसार ... क्षेत्र से गुजरने वाली 33 केवी और इससे नीचे की सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। तो ये किसके लिए किया जाएगा भाई? एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो तार हैं जो ऊपर यहाँ पर बिछाए जाते हैं इनको हम भूमिगत कर देंगे। किसके लिए? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। बात क्या थी फ्रेंड्स, देखिए किया था कि जो अपना ये गुजरात वाला क्षेत्र है और राजस्थान वाला क्षेत्र जो बेल्ट है, यहाँ पर सोन चिरैया या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये पाया जाता है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ये कहें कि सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज का ये मतलब है कि ये इतना ज़्यादा मतलब कि ख़तरे में है कि अगर थोड़ा सा भी सावधानी नहीं रखी गई तो ये विलुप्त हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक मतलब मुकदमा गया था, तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको भी यहाँ पर इन्होंने रखा था। तो ये फिर फैसला निकल के आया था कि भाई जो ऊपर से तार बिछाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पक्षी जब अपनी उड़ान भरते हैं तो कभी कभी तारों में ही फंस जाते हैं, तो इस वजह से इनकी मौत हो जाती है। तो वहाँ पर फिर ये कहा गया कि भाई जिस क्षेत्र इनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो तार है, वायरिंग है, विद्युत के जो तार है उनको ज़मीन के नीचे क्या कर दिया जाएगा, बिछा दिया जाएगा। तो ये उस समय करंट में भी थोड़ा सा था, तब ये पूछा गया था। तो फ्रेंड्स देखिए ये इतने ही क्वेश्चन थे जो कि अपने जीएस वाले सेक्शन में आए थे, ठीक है। बाकी का जो सेक्शन है वो चाहे यूपी वाला हो या अन्य जो भी रहेगा, हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और देखिए आप इन प्रश्नों से अंदाज लगाए ही होंगे। और यदि आपने लास्ट तक देखा है फ्रेंड्स, तो ये मान के चलिए कि आप तैयारी करने वाले एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो पढ़ाया गया है, बताया गया है वो काफ़ी मतलब अच्छा भी रहा है और आपको हेल्प भी करेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।